वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कल के लेक्चर से। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास बहुत सी विविधताएं हैं, है ना। बहुत से अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर हम इन्हें कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो सिर्फ ये ही नहीं जो हमें चीज़ें दिखती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती, है ना। हम क्यों कहते हैं कि भाई हाथ धोकर खाना खाइए, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते लेकिन वो मौजूद हैं। तो जब हम उन्हें इंजेस्ट करते हैं तो वो डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वी कैन नो कि हाँ, ये चीज़ें भी मौजूद हैं लिविंग वर्ल्ड में, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, है ना। फंजाई तो दिखते हैं, खैर वायरसेस और जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती लेकिन वो मौजूद होती हैं, है ना। प्रोटोजोअन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर हम हमारे एरिया को बढ़ाएं, है ना, जिस एरिया में हम देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अगर हम उस एरिया को बढ़ाएं तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो अगर हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पर हमें सपोज़ 10 ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। हमने अपने एरिया को बढ़ाया, सपोज़ हम दूसरे स्टेट में चले गए तो हमें बहुत सारे थाउजेंड्स में हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और सपोज़ आप गए एक डेंस फॉरेस्ट में, है ना, आप एक फॉरेस्ट में गए तो आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सोचिए, बहुत सारे तरह तरह के इंसेक्ट्स, है ना, प्लांट्स, ट्रीज़, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सपोज़ आप जाएं किसी डेसर्ट में, तो डेसर्ट में आपको इतनी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। सब कुछ रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे बस। तो इसका मतलब ये है कि हमने एरिया को चेंज किया तो हमने उस ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो भी चेंज हुई, ठीक है। और अगर हम पुरानी एरिया में विजिट करें तो वहाँ पर भी नए जीव हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हम इस एरिया में है, ठीक है, तो ये नया एरिया है। अगर कोई बना है एक नया एरिया, उसमें हम विजिट कर रहे हैं तो हमें सपोज़ 10 ऑर्गेनिज्म देखने को मिले आज। अगर हम उसी एरिया में कुछ सालों बाद जाएं तो हमें हो सकता है 5 ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिले, या हो सकता है 20 ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि चीज़ें बदलती रहती है ना। ऑर्गेनिजम्स एक समान नहीं रहते, वो बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। तो जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं जो हम जानते हैं, है ना, द नंबर ऑफ़ नोन स्पीशीज़ इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसे याद रखिएगा। द नंबर ऑफ़ नोन स्पीशीज़ इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन, ओके। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है यही है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हमें ये याद रखना है कि नए एरियाज़ में जाएं हम या पुराने एरियाज़ में जाएं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हमें हमेशा बदलती हुई मिलेगी, ठीक है। तो एज स्टेटेड अर्लियर, जो हमने बोला है कि भाई मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो हमें कोई एक ऐसा ज़रिया चाहिए जिनसे हम इन चीज़ों को पहचान सकें, है ना। कुछ नाम तो होना चाहिए। कैसा हो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हमें नाम ही नहीं पता, है ना, तो ये चीज़ तो कैसे पॉसिबल है। अगर सोचिए आपका नाम ही ना होता तो आपको बुलाने का आपकी आइडेंटिटी क्या होती, है ना। हमारा नाम है, इसका मतलब वो हमें आइडेंटिफाई करने का एक ज़रिया है। तो सेम ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हमें नाम देना ज़रूरी था, ठीक है। तो सपोज़ हम जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें हमारे लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है। तो बिल्ली को हम, कैट को हम क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। तो यही चीज़ अगर आप तमिलनाडु में आए तो यहाँ पर बिल्ली को क्या कहते हैं? पूने कहते हैं, है ना। और अगर गुजरात में जाएं हम तो बिलाड़ी कहते हैं, है ना। तो चीज़ें बदलती हैं, उन्हें नाम देने का ज़रिया अलग अलग होता है। इनफैक्ट एक ही कंट्री है इंडिया, लेकिन उनके अलग अलग स्टेट्स में एक ही जीव को अलग अलग नाम से पहचान रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता होगा, है ना। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बिल्ली को डिस्क्राइब किया, कैसा हो अगर आपको पता ही ना चले कि मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना, कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तभी तो आप उसे एक नाम दे पाओगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होगी एक तो। और मतलब ऐसा इन चीज़ों की वजह से उन्हें लगा कि भाई कुछ हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा कि इस ऑर्गेनिज़म का नाम ये ही होगा और इस ऑर्गेनिज़म को वर्ल्ड वाइड में कहीं भी इसी नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि उस ऑर्गेनिज़म का जो नाम है वो किसी और ऑर्गेनिज़म का ना हो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने बिल्ली को डिस्क्राइब किया, है ना, मैंने बताया कि ये फीचर्स हैं, तो
मुझे पता है कि मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ, तो जब आप वो चीज़ सुनेंगे या कोई भी वो चीज़ सुनेगा तो उन लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा मैं बिल्ली की ही बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई थी, समझ रहे हो, राइट। तो जो पहली चीज़ तो ये कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी बात, हमें उसको एक नाम देना होगा, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, और नाम देना, नामकरण करना, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, राइट। तो मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें और उसको उसका नाम दें, ठीक है। और फिर इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, है ना, मतलब नामकरण करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ज़रिए अपनाए, कुछ सिद्धांत उन्होंने अपनाए, है ना। तो वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि ठीक है, हम स्पीशीज़ को नाम देंगे। तो जो प्लांट्स के लिए जो बोटानिकल नेम्स होते हैं ना, वो कौन देता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये लोग साइंटिफिक नेम्स देते हैं प्लांट्स को, एल्गे को और फंजाई को। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इन्होंने प्लांट्स मेंशन किया है, लेकिन आप याद रखिएगा ये एल्गे को भी नाम देते हैं और फंजाई को भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये किन किन को देते हैं नाम? एल्गे को, फंजाई को और प्लांट्स को। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है, तो एनिमल्स को कौन नाम देता है? तो एनिमल्स को जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये लोग एनिमल्स को नाम देते हैं ना, बोटानिकल उनका जो जोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो देते हैं। ओके, राइट। तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants, है ना। हमें बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you, है ना। हम बेशक कुछ organisms को देख ना सकें, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, ठीक है। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase, है ना। अगर हम अपना एरिया बढ़ाएं तो हमें organisms भी बढ़ते हुए मिलेंगे। If you were to visit a dense forest, you would probably see a much larger number and kind of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो भी आप देखते हैं आपके आसपास, उन सभी को हम स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। हम भी एक स्पीशीज़ हैं। हम कौन है? हमारा क्या है साइंटिफिक नेम? होमो सेपियंस, है ना। तो हम भी एक स्पीशीज़ हैं। तो जितने भी जीव हम देखते हैं उन सभी को हम स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. ये आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। This refers to biodiversity or the number and types of organism present on earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. चाहे हम नए एरिया में जाएं या पुराने एरिया में, हमें हमेशा नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names, है ना। हम उन्हें अपने local names से जानते हैं। These local names would vary from place to place, even within a country. Probably, you would recognize the confusion that would be created if we did not find any means to talk to each other to refer to the organisms we are talking about, है ना। हमें कोई ज़रिया तो चाहिए कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, right? Hence, there is a need to standardize the naming of living organism, है ना। तो हमें एक स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए, such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसे हम nomenclature कहते हैं ना, नामकरण करना। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. पहले हमें identify करना होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम उसे एक नाम देंगे, right? In order to facilitate this study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world, है ना। ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये सभी बायोलॉजिस्ट्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. You may ask now, how are animals named?
Animal taxonomists have evolved international code of zoological nomenclature. The scientific names ensure that each organism has only one name. हर एक organism का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है? Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such names has not been used for any other known organism. ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो चीज़ बनाई वो थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बाय का मतलब क्या होता है? दो, है ना, और नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, है ना. तो दो नाम से मिलकर एक उन्होंने नाम बनाया और हर एक जीव का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए. तो इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है. तो ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है. तो ये जो चीज़ थी ये सभी लोगों ने एक्सेप्ट की कि हाँ ये सही है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें दिया हुआ है मैंगो का एग्जांपल. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है. तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है मैंजिफेरा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और जो इंडिका है वो है स्पीशीज़, राइट. तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, है ना. हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पर नाम लिखते हैं स्पीशीज़ का. तो जो ये चीज़ है मैंजिफेरा इंडिका, ये चीज़ जो है इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, और वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, है ना, वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं. और जो स्पीशीज़ है, जो सेकेंड वर्ड है, जो स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम बोल रहे हैं, वो होता है स्मॉल लेटर में, राइट. और जो पीछे उसके जो नाम है उसके पीछे हम लिखते हैं लिन, LINN. इसका मतलब है अब्रीवेटेड फॉर्म में हमने उस साइंटिस्ट का नाम लिखा है जिन्होंने इस नाम को दिया, मैंजिफेरा इंडिका .lin. इसका मतलब ये जो मैंजिफेरा इंडिका नाम है ये लिनियस ने दिया है, समझ रहे हो. और इस सभी बायोलॉजिकल जो सभी बायनोमियल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं, ठीक है. उनका ओरिजिन लैटिन में होता है, और जब लिखते हैं तो वो हम उसे इटैलिक्स में लिखते हैं, राइट. प्रिंट जब करते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं. और अगर हम उसे नाम अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हमें उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. तो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जो ये ऑथर का मैंने आपको बताया कि पीछे लिखेंगे अब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है. तो मतलब ये चीज़ जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये तो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, इन सभी को हम आखिर नाम कैसे देंगे, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाएगी. तो इसके लिए हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना होगा, है ना. हमें वर्गीकरण को अपनाना होगा. हम बहुत सभी जीवों को हम कुछ ऐसे समूहों में बांटेंगे, है ना, कुछ स्पेसिफिक ऐसी कैटेगरीज होंगी जो हमें आसानी होगी उन चीज़ों को पहचानने में, है ना, कि हम कौन सी चीज़ों की किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं. तो जब हम उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में बांट देंगे तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है. हो गया ये. तो सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि डॉग, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आप डॉग का ही सोचोगे. अगर मैं कहूँ एलिफेंट तो आप सभी जानते हो, है ना, आप एलिफेंट का ही सोचोगे, ऑब्वियसली कैट का तो नहीं सोचोगे. तो मैंने बोला आपको कि वीट का प्लांट, या बोला राइस का प्लांट, है ना, बोला मैंने मक्का, मेज़. तो ये सारी ही चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, है ना. मैंने बोला काऊ, तो आपको पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो. मैंने बोला जर्मन शेपर्ड, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है ना. तो आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. तो ये सभी चीज़ें जो मैंने बोली हैं आपको, ये सभी स्पीशीज़ हैं, और इन सभी को हमने कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है. ये सभी एक एक कैटेगरी है ना. तो ये जो साइंटिफिक नेम हम देंगे इन कैटेगरीज को, इन समूहों को जो हम नाम देंगे वो होगा टैक्सा, ठीक है. तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ बताई, मक्का बताया, है ना, और क्या बोला, वीट, राइस, एलिफेंट, काऊ, डॉग, ये सारी ही चीज़ें जो थी ये सभी टैक्सा थे. एक साइंटिफिक टर्म हमने इनको दिया टैक्सा, राइट. तो ये टैक्सा जो है ये डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं. आगे जाने पर आप पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़. तो ये जो टैक्सा है ये हम डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करते हैं इन्हें, ठीक है. तो बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पर हम बात करते हैं, है ना, इन ऑर्गेनिजम्स की, इन टैक्सा की, कि इन्हें हमें कहाँ प्लेस करना है, राइट. मैंने बोला आपको बर्ड्स, तो आपको पता है जिनके पंख होते हैं वो उड़ सकते हैं, है ना, जिनमें न्यूमैटिक बोन्स होती है, एयर फिल्ड कैविटीज़, है ना, होती हैं. और मैंने बोला मैमल्स की क्या खासियत है, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है, बॉडी हेयर होते हैं. तो है ना, ये सारी ही चीज़ें जो मैंने बोली आपको, ये सभी टैक्सा हैं, टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. तो ये जो चीज़ है हमने इनको कैसे क्लासीफाई किया है, तो वो है एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को लेकर के.
इंटरनल फीचर्स इन अ सेंस सेल का स्ट्रक्चर हो गया है ना, उसकी प्रोसेसेस हो गई, इकोलॉजी हो गई। इकोलॉजी का मतलब क्या है कि एक जीव उसके एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो वो चीज़ हो गई इकोलॉजी, राइट। तो ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी का बेसिस बनाती हैं, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms, है ना। कुछ specific principles होते हैं, उनके बेसिस पर वो नामकरण करते हैं। Each name has two components, the generic name and the specific epithet। तो फर्स्ट वर्ड जो मैंने बोला, सपोज मैंने बोला मैंजिफेरा इंडिका, है ना, तो मैंजिफेरा क्या हो गया, वो हो गया जेनेरिक नेम, और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। हर चीज़ का ऐसे ही होता है। तो सपोज मैंने बोला कैट का क्या होता है, फेलिस कैटस, तो फेलिस क्या हो गया, जेनेरिक नेम, और कैटस स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system uses a two-word format was found convenient. Let us take example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows, है ना। कुछ ये रूल्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट क्या है, बायनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word is in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. अगर हम उन्हें separately underline करते हैं, इसका मतलब हम उसके origin को दर्शा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet, that is, at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example: Mangifera indica Linn. ठीक है, Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. Okay. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible, है ना। कुछ ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे हम नेम कर सकें, है ना। तो this process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us would see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know that what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture each of us, in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these, है ना, ये जितनी भी चीज़ें थी, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice plants, animals are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that the taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Animals, mammals, dogs are all taxa. But you know what? You know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. ये चीज़ important है, ठीक है। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. इसी classification को तो हम taxonomy कहते हैं. External and internal structures, along with the structures of cell development process and ecological information of organisms, are essential and forms the basis of modern taxonomic studies. Hence, characterization यानी चीज़ों को पहले उनके characters को पहचानना, identify करना, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. देखिए, taxonomy ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है. taxonomy ये बहुत पहले भी फॉलो हुई थी. जो एंशियंट में पीरियड में जो मैन था, अर्ली
तो वो चीज़ों को क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन यूज़, है ना। उनको फूड की ज़रूरत पड़ती थी, शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी, है ना, क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती थी, तो इन चीज़ों के बेसिस पर वो चीज़ों को क्लासीफाई करते थे, है ना। ये जो वर्गीकरण है या हम जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसके दौरान भी ह्यूमन बींग्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे जानने में, ना सिर्फ चीज़ों को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहचानने में, बल्कि उनके आपस के संबंधों के बारे में जानने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। और उन्होंने चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप को भी जानना चाहा। तो उस चीज़ को हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स का ये जो वर्ड है ये लिनियस ने यूज़ किया था उनकी बुक में सिस्टमा नेचुरे इन 1735। ठीक है, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है। तो चीज़ों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के संबंध को स्टडी करना, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ये जो सिस्टमैटिक्स है इसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. सबसे पहले वो उनके own use के basis पर ही चीज़ों को classify किया करते थे। Human beings were, since long, not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them, है ना, कि उनके बीच क्या संबंध क्या है। This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. ठीक है, तो लिनियस ने यूज़ किया था ना, लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम कल बढ़ेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिए। तो कल